जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले मंथ ये कहा था कि हम लोग यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप्स तो लेकर ही रहेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। ये एक लंबा प्रोसेस है और इस लंबी प्रोसेस की रेस में यहाँ पर यूएन के परमानेंट एम्बेसडर रुचिरा कंबोज ने रिसेंटली यहाँ पर एक यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए एक डिटेल्ड मॉडल को प्रपोज किया है। क्या ये डिटेल्ड मॉडल है, हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया presents detailed model on behalf of G4 nations। G4 नेशन जिन्हें नहीं मालूम हो उनको बताना चाहते हैं, जिसमें इंडिया भी है, जापान भी है, जिसमें ब्राजील भी है और जर्मनी। ये चार देश मिलकर यूएन में रिफॉर्म्स की डिमांड एक लंबे टाइम से कहीं न कहीं करते आ रहे। इवन ये चार देश परमानेंट मेंबरशिप्स की भी डिमांड एक लंबे टाइम से भी करते आ रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, मल्टीपल आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। सो बात करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली क्या कॉन्टेक्स्ट है। देखिए, रिसेंटली यहाँ पर थर्सडे के दिन जब भारत ने यहां से इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स इस पर पार्टिसिपेट किया और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले यूएन के परमानेंट एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जी ने यहां पर पार्टिसिपेट किया और यहां पे एक डिटेल्ड मॉडल प्रेजेंट किया गया बेसिकली यूएनएससी में रिफॉर्म्स के लिए। तो बेसिकली यहां पर रुचिरा कंबोज जी ने G4 मॉडल जो बेसिकली है हमारा मींस चार जो देश हैं उनके बिहाफ में यहां पर जो मॉडल है उन्हें प्रेजेंट किया गया। एक अच्छी बात आपको बताना चाहते हैं कि इस सितंबर को यहाँ पर यूएन की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली। इवन की नेक्स्ट ईयर हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर यूएन जो है यूनाइटेड नेशन जिसकी 80 साल पूरे होने वाले, 1945 में जिनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, 2025 में 80 साल पूरे करने के टाइम में यहाँ पर यह कहा गया कि जो हमारा एक लॉन्ग पेंडिंग सब्जेक्ट है, जो बेसिकली नॉन परमानेंट मेंबर्स की हम बात करते हैं, परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं या वीटो पावर की बात करते हैं या रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसको लेकर कहा जा रहा है कि एक कॉन्क्रीट प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो बेसिकली मॉडल प्रेजेंट किया गया, इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाए तो 1945 से लेकर अब तक, क्योंकि 1945 में जब यूएनएससी को जब एस्टैब्लिश किया गया उस समय जियोपॉलिटिकल जो रियलिटीज थी कुछ अलग थी। आज के टाइम में जियोपॉलिटिकल जो रियलिटीज है वो बिल्कुल अलग है। सो आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें यहाँ पर जो चेंजेस है वो लाने की नीड है। सो इसी के लिए यहाँ पर एक एग्जॉस्टिव G4 मॉडल प्रेजेंट किया गया है बेसिकली इंडिया की तरफ से। तो आपको बताना चाहते हैं कि रिसेंटली 5 मेंबर्स हैं यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबर है और नॉन परमानेंट 10 मेंबर है। इसमें भी बेसिकली होता क्या है कि हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं 2 साल के लिए, और जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उसमें से यूएस, चाइना, यूके, रसिया, फ्रांस। आई होप कि आप सभी को मालूम होगा। सो सबसे पहले जो प्रपोजल्स है उसमें क्या कहा गया, देखिए सबसे पहले बात किया गया यहाँ पर सीट्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो इसमें यहाँ पर प्रपोजल रखा गया कि जो 5 परमानेंट मेंबर है इसमें 6 परमानेंट मेंबर और भी इसमें ऐड कर देने चाहिए, और जहां पर 10 नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें 5 नॉन परमानेंट मेंबर ऐड कर देनी चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हमारे पास है 5 परमानेंट मेंबर है, इसमें 6 और ऐड हो जाए यानी कि ये 11 हो जाए, और 10 जो नॉन परमानेंट है ये हुबहू रहेगा, लेकिन इसमें भी बेसिकली जो नंबर्स है वो 5 बढ़ जाएंगे, यानी कि टोटल 15 यहाँ पर और 11 यहाँ पे, इन टोटल 26 मेंबर्स की यहाँ पर डिमांड की बात की गई है। जैसे कि यहाँ पर 25 से 26 आप देख सकते हैं जो नंबर लिखा गया। और जो 6 न्यू परमानेंट मेंबर होंगे उसमें कहा जा रहा है कि जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं, अफ्रीकन स्टेट्स आज के टाइम में देखें तो यहाँ पर किसी भी परमानेंट सीट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि अफ्रीकन स्टेट्स और एशिया पैसिफिक स्टेट्स, एशिया पैसिफिक में हम यहाँ पर जो साउथ एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया है इसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, तो इन्हें यहाँ पर मिलाकर, और साउथ एशिया की जब हम बात करते हैं, साउथ पैसिफिक की जब बात करते हैं, इसमें इंडिया भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर 2 मेंबर और अफ्रीका में यहाँ के 2 मेंबर, तो 4 मेंबर यहाँ के हो गए, और एक जो मेंबर है वो लेटिन अमेरिका और एक वेस्टर्न यूरोपियन या फिर कोई अदर स्टेट से हो सकता है। क्योंकि जो लेटिन अमेरिका है ये जो बेसिकली स्टेट या कैरिबियन स्टेट्स यहाँ से एक डिमांड की जा रही है, और एक कोई भी वेस्टर्न यूरोप की तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ से भी एक मेंबर होना चाहिए। क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर काउंसिल्स की जो रिसेंटली इनएबिलिटी देखी गई है, चाहे हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, चाहे इजराइल गाजा के बीच में, जो हमास के बीच में वॉर की बात करें, दोनों को लेकर इवन की बहुत सारे और भी इश्यूज है जिनको लेकर यहाँ पर यूएनएससी जो है वो प्रॉपर तरीके से पीस को इस्टेब्लिश करने के मामले में फेलियर साबित हुआ है। और अब तक जितने भी रिफॉर्म्स लाए गए ना, जितने भी रिफॉर्म्स, उनमें से अगर कोई रिफॉर्म्स रिप्रेजेंटेशंस के मामले में हो या फिर इसके बियॉन्ड हो, तो ये कहा जा रहा है कि अगर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हो, अगर कोई भी रिफॉर्म्स जिसमें, तो कहा जा रहा है ये बेसिकली आज के टाइम में जो करंट इम्बैलेंसेस है इसको और कहीं ना कहीं एग्जेकर्बेट करेगा, इसको और कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। इवन आज के परमानेंट जो मेंबर्स है 5, ये बेसिकली आज का जियोपॉलिटिकल
सिचुएशन को देखते हुए अगर इसमें रिफॉर्म्स नहीं होते, नंबर्स नहीं बढ़ाए जाते, तो कहीं न कहीं ये एक इंटरनेशनल चैलेंजेस के लिए एक मुद्दा बन सकता है। इवन की करंट कॉम्पोजिशंस जो यूएनएससी, इसमें इसके बारे में भी एक क्वेश्चन मार्क उठाया गया जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, कि आज के टाइम में अगर वीटो पावर यूज कर लिया जाता है तो मतलब ये हुआ कि कोई भी इश्यूज हो, कोई भी टॉपिक हो, उसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्कशन आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो बेसिकली जनरल असेंबली के थ्रू से लिए जाएंगे। जो यूएनजीए की हम जो बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके थ्रू से जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उनके थ्रू से लिए जाएंगे। जो भी रिफॉर्म्स की बात की जा रही है चाहे वो, तभी वो डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव हो सकता है। और अगर कोई भी प्रपोजल्स अगर ग्लोबल साउथ के जो प्रॉब्लम्स है, रिप्रेजेंटेशन है के जो इशू है, अगर वो एड्रेस नहीं करता है, इवन की अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के जो परमानेंट कैटेगरी के जो स्टेटस है, अगर वो इन्वॉल्व नहीं करता है, इसके इश्यूज को रेज नहीं करता है, मतलब ये हुआ कि रिफॉर्म्स की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। ये इनके साथ में एक इनजस्टिस है और कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है, खासकर इन जैसे देशों के लिए। तो यूएनएससी में वीटो के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वीटो में, क्योंकि ये अपने आप में एक कंटेंशियस टॉपिक है जो कहीं ना कहीं रिफॉर्म प्रोसेस को लेकर जो वॉइस है इसे कहीं ना कहीं कमजोर करता है, क्योंकि जब भी रिफॉर्म्स प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें वीटो पावर यूज कर लिया जाता है। इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि जो न्यू परमानेंट मेंबर्स बनेंगे 6 की हम जो बात कर रहे हैं, उनके पास भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनके पास भी सेम ऑब्लिगेशंस होंगे जिस तरीके से आज के टाइम में करंट परमानेंट मेंबर्स के पास में है। और ये कहा जा रहा है कि जो बेसिकली 11 टोटल मेंबर्स होंगे परमानेंट, ये वीटो पावर एक्सरसाइज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पर जो टॉपिक्स है, जो मैटर है, उसे रिव्यू न कर लिया जाए। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, चाइना लगातार कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट वीटो पावर यूज करता है, रशिया यूएसए के अगेंस्ट करता है, यूएसए रशिया के अगेंस्ट करता है। तो बेसिकली जब 11 मेंबर्स यहाँ पर यूएनएससी में होंगे परमानेंट और इवन की टोटल 26 नॉन परमानेंट मिला के, तो यहाँ पर जो भी मैटर होगा उसे रिव्यू करने के बाद प्रॉपर तरीके से वीटो आप यूज कर सकते हैं। इवन की ये भी कहा जा रहा है कि जब भी रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं, यूएनएससी की हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की, इसके रिगार्डिंग वीटो पावर यूज नहीं होनी चाहिए। साफ साफ देख सकते हैं, वी शुड नॉट अलाउ द वीटो इशूज टू हैव द वीटो ओवर द प्रोसेस ऑफ काउंसिल रिफॉर्म्स। और इसको लेकर एक कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशंस हो सके ताकि एक फ्लेक्सिबिलिटी आ सके वीटो पावर को लेकर, क्योंकि आज के टाइम में जो 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, यूएस, फ्रांस, रशिया, यूके, इन्हीं पास में आज के पास में वीटो पावर है। और ये आज के टाइम में जो भी कॉन्फ्लिक्ट अभी या चैलेंजेस, जो ग्लोबल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया फेस कर रही है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे गाजा का इश्यूज हो, इसको लेकर कहीं कहीं एक प्रॉपर सॉल्यूशन अभी तक निकल नहीं पाया है। क्योंकि आज के टाइम में रिफॉर्म्स की इतनी नीड हो गई कि कहा यह जा रहा है कि रुजिरा कंबोजी कहते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है और या फिर जो फ्यूचर जनरेशंस है, ये आगे अभी और इसके लिए वेट नहीं कर सकता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में सितंबर में यूएन की एक एम्बिशियस समिट होने वाली है। इवन की 80th जो एनिवर्सरी है यूएन की, ये नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि कॉन्क्रीट प्रोग्रेस देखा जा सकता है नेक्स्ट जो 2025 है तब तक के लिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रिफॉर्म्स की नीड है। जो भी यंग एंड फ्यूचर जनरेशन से इसके वॉइस को यहाँ पर रेज करने की नीड है। इवन जैसे कंट्रीज अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, इनकी वॉइस को कहीं ना कहीं रेज करने की नीड है, क्योंकि इनके साथ में एक हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस अटैच है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहा यह जाता है कि वे सिंपली रिस्क सेंडिंग द काउंसिल डाउन द पाथ ऑफ ओलिवियन एंड इरेलेवेंस माना जाएगा, जो यूएनएससी जो इतनी बड़ी और इम्पोर्टेंट जो संस्था है यूएन की वो। और इसको लेकर यहाँ पर फ्रांस ने भी सपोर्ट किया है कि यूएनएस जो फ्रांस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, यूएन एम्बेसडर निकोलस डी राइवरी, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि फ्रांस का एक लॉन्ग सपोर्टेड है, खासकर जो इंडिया है, जापान है, ब्राजील, जर्मनी, उनके परमानेंट मेंबरशिप्स के लिए। इवन यूएस ने भी सपोर्ट जाहिर किया है। इवन 54 अफ्रीकन कंट्रीज इन्होंने भी यहाँ पर सपोर्ट शो किया है। और ये ऐसी बात नहीं कि हम लोग ये पहली बार कर रहे हैं, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि रुचिरा कंबोजी ने यहाँ पर ये कहा था कि ओनली 5 नेशंस 188 नेशंस को ओवरराइड करे। ये सही नहीं है, इसके लिए रिफॉर्म्स की नीड है। और इसके लिए यूएनएससी में सुधार करने के लिए और हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा। इवन की इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा था कि इंडिया विल गेट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन बट नॉट इजिली। और इसी के रिस्पॉन्स में चाइना ने भी यहाँ पर यह कहा कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, शुड नॉट सर्व सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ अ फ्यू आफ्टर जयशंकर कमेंट्स। कुछ ही लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करे यूएनएससी, ये सही नहीं है। बेसिकली डेवलपिंग कंट्री को भी इसमें ऐड करना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जब चाइना ने ये बात कही थी। लेकिन इन तमाम इश्यूज को लेकर यूएनएससी में रिसेंटली हमने ये भी देखा कि जो फंडिंग है वो भी हमने 54% कट किया है। इसमें और भी हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस को लेकर भी हमने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन इन तमाम इश्यूज को लेकर आगे आने वाले एक साल में 2025 तक टिल 2025 एक यूएनएससी में बहुत बड़ा बदलाव एक देखने को मिल सकता है। लेकिन इन तमाम इश्यूज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।